बहुत बहुत इस्तकबाल आप सबका दिल की गहराइयों से खैर मक़दम तमाम मेहमानों का। अब बिला किसी ताख़ीर के ये 3 रोज़ा जश्न है, साहित्य का उत्सव है, हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहज़ीब को बचाने की एक कोशिश है कि इस डर खौफ के माहौल में भी अपनी तहज़ीब और अपने कल्चर और अपनी रिवायत से जुड़े रहने की लगन हम सब की कोशिश और काविश, शायद ये हम सब मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं। खुसूसन टीम जश्न अदब मुबारकबाद की मुस्तहिक़ है कि वो, और ख़ास तौर पर कि ये अपने 10 साल पूरे कर रहा है जश्न अदब, तो मुबारकबाद। आइए इस सिलसिले को हम आगे बढ़ाएं और आज का हमारा पहला सेशन बहुत ही खूबसूरत सेशन। आज का जो टॉपिक है वो अपराध कथा की वापसी। इसमें हमारे जो संजीव पालीवाल साहब की बुक नावल उस पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे दरमियान यतीन्द्र मिश्रा जी, आकू श्रीवास्तव साहब, संजीव पालीवाल साहब और मोहतरम जनाब आशुतोष साहब हमारे दरमियान तशरीफ़ रखते हैं। मैं तमाम मेहमानों से दरख्वास्त गुजार हूँ कि सर आप स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ और ज़ोरदार तालियों के साथ इस्तकबाल कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तमाम हमारे दरमियान मेहमान तशरीफ़ ला चुके हैं। मैं अपने सहाफ़त की दुनिया का एक बड़ा नाम मोहतरम जनाब आशुतोष साहब से दरख्वास्त गुजार हूँ कि सर आप आज के इस खूबसूरत सेशन की गुफ्तगू का आगाज़ फरमा दें। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। एक तरफ तो आप गंगा जमुनी तहजीब को बचाने की बात करते हैं, दूसरी तरफ अपराध पे बहस करते हैं। दोनों कहाँ जुड़ती हैं मुझे समझ में नहीं आता। लेकिन आज जो हम चर्चा करेंगे, आज हम चर्चा करेंगे हमारे बड़े अभिन्न मित्र, दोस्त और तकरीबन 26 साल पुरानी हमारी जान पहचान है। हम पहली बार मिले थे बिज़नेस इंडिया टीवी में 1994, और तब हम भी स्ट्रगल कर रहे थे और ये भी स्ट्रगल कर रहे थे। मैं एक रिपोर्टर के तौर पर गया हुआ था और आप डेस्क पर थे, बरेली से आए थे। हालांकि मैं दिल्ली में काफ़ी समय से था। उसके बाद हमारा सफ़र चलता रहा। हम BITV से आज तक चले गए, कुछ दिन बाद संजीव पालीवाल जी वहाँ भी आ गए। वहाँ भी हम लोगों ने साथ काम किया। फिर हम IBN 7 में, ये पहले जा चुके थे, फिर मैं बाद में गया। तो तकरीबन हम कह सकते हैं 8 साल हमारा वहाँ साथ रहा। तो तकरीबन 2 दशकों का हमारा एक साथ काम करने का एक सफ़र था। इस सफ़र में मुझे कभी ये लगा ही नहीं कि संजीव पालीवाल अपराध की दुनिया के इतने बड़े रंगबाज हैं, और वो भी रहस्य, रोमांच, कत्ल, सारी चीज़ें गढ़ेंगे वो। मैंने इनका लिखा हुआ कभी देखा नहीं। हाँ, एक बार ज़रूर था कि इन्होंने फेसबुक पे कुछ लिखा था, अपनी जो पत्रकारिता जीवन की जो यात्रा थी। तो मैंने कहा यार आप बड़ा खूबसूरत लिखते हैं, अच्छा लिखते हैं, तो उसको थोड़ा बढ़ाइए। लेकिन पता नहीं इनको शायद मेरी बात पसंद नहीं आती, क्योंकि तो उन्होंने अचानक एक दिन कहा कि मैं जो है वो रहस्य रोमांच के एक नावल मैंने लिखा जिसका नाम है नैना। तो मुझे लगा ऐसे लिख दिया होगा। फिर वो लॉन्च भी हो गई। फिर मैंने उसको पढ़ा। पढ़ने के बाद मुझे लगा कि मतलब संजीव के अंदर इस तरीके की प्रतिभा थी, मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं थी। मैं बड़ी ईमानदारी के साथ कह रहा हूँ कि संजीव इतना खूबसूरत अपराध पे लिखेंगे, मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था। लेकिन नैना के बाद जब इन्होंने पिशाच लिखी तो एक तो मैं और डरा। मैंने कहा नैना इतना खूबसूरत नाम है, पिशाच पे आ गए तो ज़रूर इन्होंने जो मार्केट के जो सस्ते तरीके होंगे कामयाब होने के वो अपनाए होंगे। लेकिन जब मैंने पिशाच पढ़ा तो मुझे लगा कि बहुत ही मैच्योर राइटिंग। अपराध साहित्य में हमेशा इस बात का डर रहता है कि आप बहुत सस्ता लिखते हैं। हालांकि वो शब्द उधार का लिया हुआ शब्द है जो क्विंटन टैरेंटिनो अपनी फिल्मों के लिए पल्प फिक्शन के बारे में बात करते हैं। मुझे लगता है कि पिशाच और नैना ये पल्प फिक्शन नहीं है। अपराध में मैच्योरिटी, अपराध के अंदर एक रवानगी, अपराध के जरिए समाज की बहुत सारी सीमाओं को तोड़ने की कोशिश, ये सब उसमें दिखाई पड़ती है। और पिशाच जब मैंने पढ़ा तो उसमें मैंने पाया कि उसकी जो लिंगो है, जो लैंग्वेज है, वो बहुत मॉडर्न है, बहुत कंटेम्प्रेरी है। जो टेलीविज़न का बैकग्राउंड, हम सबका टेलीविज़न का बैकग्राउंड है, तो जाहिर सी बात है हम लोग उससे बहुत जुड़ते भी हैं।
लेकिन एक जो हिंदी में जो एक बहुत दिक्कत है, दिक्कत क्या है कि वो चरित्र को लेके बहुत वो होते हैं कि अगर किसी महिला का किसी पुरुष से, किसी पुरुष का किसी महिला से अगर 2-3 अफेयर हो जाए तो पहला सेंटेंस ये होता है निष्कर्ष कि भाई ये तो चरित्रहीन ही लोग हैं ये सब। इनके दोनों उपन्यासों के अंदर महिला पात्र बहुत ही सशक्त है और तमाम सीमाओं को तोड़ते हैं और उनके चरित्र पर सवाल नहीं उठता। वो जो उनका अंतर्द्वंद है वो बहुत खूबसूरत है। और मैं ये बताऊं कि मुझे तो दरअसल यहाँ नहीं होना चाहिए क्योंकि मेरी पहचान एक राजनीतिक विश्लेषक की पहचान है। और लेकिन अपराध मैंने आज से करीब 30-35 साल पहले पढ़ना बंद कर दिया था और पहली बार मैंने जो शुरू किया वो 30 साल के बाद मैंने संजीव की दोनों उपन्यासों को पढ़ने के बाद मेरे अंदर जगा। मैं ये बड़े गर्व के साथ कह सकता हूँ कि मैंने संजीव के साथ काम किया है और मैं ये भी कह सकता हूँ कि हिंदी के अपराध साहित्य को, मैं अपराध और साहित्य दोनों एक साथ जोड़ते हुए कह रहा हूँ, हिंदी के अपराध साहित्य को एक बहुत बड़ा नाम, बहुत बड़ा सुपरस्टार मिला है जिन्होंने हिंदी में अपराध को छिछला होने से रोका और उसको लेकर एक नई दिलचस्पी लोगों के अंदर पैदा की, नया पाठक वर्ग पैदा किया। वी आर प्रिविलेज टू हैव हिम हियर। संजीव पालीवाल हमारे मित्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हमारे बीच में आकुश श्रीवास्तव जी भी हमारे अभिन्न मित्र हैं, नवोदय टाइम्स के संपादक हैं और बहुत ही शार्प पॉलिटिकल समझ के संपादक हैं। उन संपादकों में से हैं जिनकी रीढ़ की हड्डी अभी बची हुई है। हमारे साथ यतीन मिश्र जी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका यतीन जी। हमारे आपसे पहली आमने सामने इस तरीके से मुलाकात हो रही है, तो आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो संजीव, बहुत ही घिसा पिटा सा सवाल है कि भाई ये जो अपराध आपने लिखना शुरू किया, आप पॉलिटिक्स पे भी लिख सकते थे और मैं जानता हूं कि पॉलिटिक्स पे जो आपकी समझ है वो बहुत अच्छी और बहुत शानदार, क्योंकि हमने साथ काम किया लंबे समय तक, इसलिए हमें मालूम है कि तो अपराध में अचानक कहां से आप आ गए और क्यों पॉलिटिक्स पे नहीं लिखा आपने? आपने किताबें पढ़ी हैं, लेकिन मैं उससे पहले सब जश्न अदब का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने हमको यहाँ मंच दिया और वो अपना 10 साला उत्सव मना रहे हैं। तो कुंवर रंजीत सिंह चौहान जिन्होंने अपने कंधे पर ये जिम्मेदारी 10 साल पहले ली थी और उसको बखूबी निभाया है। जश्न मनाते हैं अदब का, ये एक ऐसी चीज़ है आज के दौर में जिसकी बहुत ज़्यादा हम सबको ज़रूरत है। तो बहुत बहुत शुक्रिया, सबसे पहले मेहरबानी। आशु, आपका शुक्रिया, आपने जो मेरे बारे में इतनी खूबसूरत बातें कही। 27 साल पुराना हमारा साथ है, जिसमें से 10 साल आशु मेरे बॉस भी रहे। ये इन्होंने नहीं बताई ये बात, तो 10 साल मेरे सीधे बॉस थे, मेरी डायरेक्ट रिपोर्टिंग इनको थी। तो वो वक्त भी बहुत खूबसूरत गुजरा, तो आप समझ सकते हैं कि हमारा रिश्ता क्या है। अब सवाल आता है कि मैं पॉलिटिकल सेंस अच्छी है, हाँ अच्छी है, लेकिन कुछ लोग होते हैं वो पॉलिटिक्स को उतने अच्छे तरीके से बयान नहीं कर सकते। तो मुझे लगा कि अगर मैं कुछ ऐसे तरीके से लिखूं जहां बात मैं अपनी कह भी सकूं और लोगों को एंटरटेन भी कर सकूं, क्योंकि मेरे पिशाच में ख़ास तौर से काफ़ी पॉलिटिक्स है। इनडायरेक्टली मैंने कुछ बातें कही हैं जो आज के समाज में नज़र आती हैं, जो मैं महसूस करता था उसको कहने की कोशिश की है। लेकिन क्राइम इसलिए मैंने लिखा क्योंकि मैं क्राइम बहुत पढ़ता हूँ। 30 साल पहले तक हिंदी क्राइम पढ़ा करता था और उसके बाद मैंने अंग्रेज़ी क्राइम पढ़ना शुरू किया और सारी दुनिया का क्राइम मैं पढ़ता हूँ। तो मुझे कुछ दिनों के बाद ये लगने लगा था कि ये तो मैं भी लिख सकता हूँ। इतना पढ़ने के बाद कहते हैं ऐसे हैं कि लेखक, अगर कोई भी इंसान बहुत ज़्यादा पढ़े तो उसको अंदर से लगने लगता है, वो पहले से सोचने लगता है लेखक के साथ साथ, अच्छा अब ये होगा, अच्छा अब ये होगा, इसको ऐसे होना चाहिए, ये करना चाहिए। तो मुझ में वो एक ख्वाहिश जगने लगी थी कि ये मैं लिख सकता हूँ। और क्राइम हिंदुस्तान में कोई लिख नहीं रहा था, जगह खाली पड़ी थी। जो आपने कहा कि सस्ता क्राइम कुछ लोग लिखते हैं, सस्ता बाजारू बना देते हैं, मैं वो लिखना नहीं चाहता था, क्योंकि मेरा एक्सपोजर इंटरनेशनल हो चुका था। मुझे पता था कि दुनिया में क्राइम कैसे लिखा जाता है, कि डेविड बाल्डाकी क्या लिखते हैं, इयान रैनकिन क्या लिख रहे हैं, या ली चाइल्ड क्या लिखते हैं। तो मुझे पता था कि उसका लेवल क्या है, उसकी अहमियत क्या है। इसलिए मुझे लगा कि जब मैदान खाली पड़ा है और मुझे लगने लगा है कि मैं लिख सकता हूँ, तो क्यों ना ट्राई किया जाए। तो अब फिर सबसे आसान तरीका मेरे पास वही था कि अपनी दुनिया के एंकर को मार देते हैं सबसे पहले, फिर देखी जाएगी जो होगा। तो वो रास्ता मैंने चुना, वो एक आसान रास्ता मैंने चुना।
संजीव ने जो बात कही मुझे लगता है कि आपको जी उस पर टिप्पणी करना चाहेंगे। जब 30 साल पहले जब मैंने अपराध उपन्यास पढ़ना बंद किया तो यकीन मानिए मैं एक एक दिन में 2-2, 3-3 पढ़ता था। ओम प्रकाश शर्मा असली, ओम प्रकाश शर्मा नकली, ओम प्रकाश शर्मा और वेद प्रकाश शर्मा असली, वेद प्रकाश शर्मा नकली, और रायजादा सीरीज, एस.सी. बेदी सीरीज, राजन इकबाल सीरीज, जेम्स हेडली चेइज, सुरेंद्र मोहन पाठक। मैंने सुरेंद्र मोहन पाठक को बिल्कुल नहीं पढ़ा, मैं एक भी उपन्यास सुरेंद्र मोहन पाठक का मैंने आज तक नहीं पढ़ा, लेकिन मेरे जो सबसे प्रिय थे वो वेद प्रकाश शर्मा थे, और वेद प्रकाश शर्मा की सारी सीरीज मैंने पढ़ रखी थी। अचानक वो बंद हो गया, और मुझे लगता है कि संजीव ने जो काम किया है वो, अगर मैं चूंकि मैं फिल्में बहुत देखता हूँ, इंटरनेशनल फिल्में भी बहुत देखता हूँ, तो जैसे मैं टैरेंटिनो की फिल्म देखता हूँ, टैरेंटिनो जब उसमें वायलेंस होता है तो पोएटिक लगता है, उसमें कविता सीन नजर आता है, एक ऐसा गद्य, इतना खूबसूरत गद्य जो पोएटिक लगता है। आप पल्प फिक्शन देखिए, आपको लगेगा कि यार ये कत्ल ऐसे भी हो सकता है। आकू जी, जब आप इनको पढ़ रहे थे तो आपको समझ में आ रहा था कि उसमें कुछ कैरेक्टर ऐसे हैं जिसको आप पहचानते हैं, क्योंकि उसमें एक जो फीमेल एंकर है उसका कत्ल होता है, तो आजकल बहुत सारे फीमेल एंकर आपको दिखाई पड़ते हैं, उसमें से लगा कि कोई इसमें से है जिसका इन्होंने कत्ल कर दिया। सबसे पहले तो जश्न अदब का आभार, रंजीत जी का आभार। जहाँ तक कत्ल करने की बात है और पिशाच के आमद की बात है तो यहीं से शुरू हो गई थी, क्योंकि पिशाच की आमद ना होती तो विषय ना उलट जाता। तो वो तकनीकी सत्र होने जा रहा था, वो बात दूसरी कि हम लोग तकनीकी सत्र भी निभा ही ले जाते और शायद उससे ज़्यादा अच्छे तरीके से निभा ले जाते। लेकिन खैर, जहाँ तक इनके उपन्यास की बात है, नैना और फिर उसके बाद पिशाच, 2 साल में इन्होंने जितनी पलटियाँ खाईं वो अपने आप में बिल्कुल अजीबोगरीब थी। मेरे में जो थोड़ा बहुत पढ़ने लिखने का शौक़ था वो या तो मेरी सास को बहुत था, हमारी श्रीमती जी की मरहूम माता जी को, वो उपन्यास ऐसे वाले पढ़ा करती थी। मैं उससे बच नहीं रहा हूँ। 2000 के आसपास जब मैं अमर उजाला मेरठ का संपादक था, तब मुझे ये मौका मिला, जिन बड़े बड़े नाम जितने बताए गए वो इत्तेफाक से वो सब वहीं के बाशिंदे थे, वहीं के रहने वाले थे, और उनसे मिला तो एक रोचकता, एक आकर्षण पैदा हुआ। लेकिन उससे पहले जब ज़रा नज़रों से कह दो जी 20 साल बाद वाली फिल्म थी, या अभी हाल में आयुष्मान खुराना की अंधाधुन थी, वो सब जब देखी तो उसमें लगा कि वो तथ्य अभी तार बीच बीच में गायब हो जाते हैं और फिर कहीं जुड़ जाते हैं। साहित्य में, और जो तथाकथित क्लासिक साहित्य कह लीजिए, या क्योंकि ये जितने नाम थे वो मतलब या तो कहिए कि ज़िंदगी की जद्दोजहद में हम नहीं वो उनको पढ़ पाए, लेकिन बाबूजी अमृतलाल नागर जी अक्सर ये कहा करते थे, और वो उनको मैंने देखा भी है, वो भी मुझे सौभाग्य मिला है लखनऊ में चौक में। जो आदमी इतना कालजयी उपन्यास लिखता रहा हो, कालजयी सामग्री लिखी हो, और उनको पढ़ने का शौक़ बिल्कुल ऐसी चीज़ों का ज़्यादा था। और मुझे याद है शरद और कुमुद जी, 2 उनके जो बेटे थे, और उनका पोता पारिजात, जो इत्तेफाक से तीनों ही लोग अब इस दुनिया में नहीं है। पारिजात की डेथ तो शायद पिछले साल ही हुई है। तो बाबूजी जो हैं वो अपने पास से वो अपना भांग और वो जो पान की गिलोरी खाते थे, तो कभी कभी उन्होंने 1-2 इस तरीके के उपन्यास हम लोगों को भेंट किए और कहा कि जब भी कुछ हुआ करे, फालतू में दिमाग वो हो, तो आप ये पढ़ा करो। थोड़ा बहुत वो पढ़ा, लेकिन ज़्यादा नहीं पढ़ा। इधर इनके उपन्यास आने के बाद वो पढ़ने का सिलसिला शुरू हुआ, और उसमें मुझे जो झटके लगने शुरू हुए, वो झटके मुझे बार बार ऐसा लगते थे कि एकदम से बैठ दफ्तर से आए 10, 11, साढ़े 10 बजे, फिर उधर फिल्लाओं से पढ़ते हैं, और फिर अचानक जब आप लेटे लेटे और फिर एकदम से बैठ करके पढ़ने लग जाएं, तो समझिए कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। तो वो जो CID वाला है मामला ना, कुछ तो गड़बड़ है। तो ये इन्होंने अच्छा, इनके पात्रों में जो सबसे बड़ी बात है वो यही है कि वो आप एक पे केंद्रित होते हैं और फिर ऐसे ही धड़ से कटता कि नहीं ये नहीं है मामला।
तो ये एक अद्भुत तारतम्य जो था, और वो बहुत कम देखने को मिलता है। और जो इन्होंने कोशिश की, क्योंकि इन्होंने बता दिया मुझे, तो इसकी तारीफ भी करनी पड़ेगी इनकी, कि इन्होंने विदेशी बहुत सारे लोगों को, जिन टेरेंटिनो की बात कर रहे हैं वो कपिल शर्मा शो में जब आए कोई, तब उन्होंने जब उसका नाम लिया था, तब वो मुझे तभी पता लगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैंने उनको नहीं पढ़ा था। तो बाद में जब एक तार मिलता है तब आप पढ़ते हैं, समझते हैं लोगों की, और प्रतिभाओं को समझते हैं। तो वो प्रतिभाओं को समझना इन्होंने बहुत अच्छे से ग्रहण किया, ग्रहण करके उसको आगे ले गए। और जो रहस्य, रोमांच, और जो ब्लैक एंड वाइट होता है ना, जो श्वेत शाम रंग होता है रहस्य रोमांच के उपन्यासों में, वो इनको है, और यही इसके लिए बधाई के पात्र हैं। बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। यतिन जी, आपकी पहली प्रतिक्रिया कि आपने जब दोनों चीज़ें पढ़ी तो आपको क्या लगा? क्योंकि अमूमन मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूं जो पढ़ते तो हैं क्राइम, लेकिन वो शायद पब्लिकली एक्नॉलेज नहीं करते हुए क्राइम पढ़ते हैं, क्योंकि उनका मतलब होता है इसमें स्लीज होगा, इसमें कुछ सेक्स की बातें होंगी, इसमें कुछ दूसरे तरीके की चीज़ें होंगी। और मेरी बड़ी फर्म रहा है कि हिंदुस्तान में एक बहुत ही स्तरीय अपराध कथा लिखी भी नहीं जा रही है, और ना ही उसको उस तरीके से किया जा रहा। उस संदर्भ में संजीव का जो ये इंटरवेंशन है बहुत बहुत जानदार है। मुझे याद है बचपन में जब मैं पढ़ता था तो मेरी पिटाई होती थी, तो मैं फिजिक्स किताब में डाल के पढ़ता था उसको। ये हालत था हमारी पीढ़ी के लोगों का कि भाई आप अपराध पढ़ रहे हैं, साहित्य पढ़ रहे हैं, इसका मतलब आप गंदी चीज़ें पढ़ रहे हैं। तो वो संजीव ने जो का जो प्रयास है, जो कोशिश है, वो कैसे एक नया समाज या नई तरीके का लेखन तैयार कर रहा है? बहुत सुंदर सवाल है सर। सबसे पहले आप सबको धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने के लिए, और संजीव भैया को बधाई इस किताब के लिए। इनके सवाल के जवाब में मुझे लगता है कि उस पाठक वर्ग को भी ध्यान में रखना चाहिए कि अब वो समाज है, या हम उस पाठक वर्ग उस समय में जी रहे हैं कि अब कुछ भी पढ़ना, कुछ भी करना सब सेलिब्रेट होता है। हम भी जिस पीढ़ी से निकले हैं उस समय एक वर्ड चलता था रिसाला, कि साहब आप रिसाले पढ़ रहे हैं, आप पल्प फिक्शन पढ़ रहे हैं, आप फिल्म फेयर पढ़ रहे हैं। तो घरों में पिटाई होती थी, डांट पड़ती थी। सौभाग्य से मैं जिस परिवेश से निकला, मुझे इब्ने सफ़ी BA भी पढ़ने की छूट थी और दिनमान पढ़ने की भी छूट थी। तो मेरे लिए तो कभी ये बैरियर ही नहीं रहा, और मेरे लिए तो शास्त्रीय संगीत में बड़े गुलाम अली खां हो या लता मंगेशकर हो, सब एक पायदान पे थे। तो ये तो एक क्लीशेड है कि अपराध कथा है या रोमांस है या कुछ फिल्मी है या कुछ हम ऐसा कर रहे हैं तो कितना स्तरीय है और कितना स्तरीय नहीं है। ये सब साहित्य में चलाए गए जुमले हैं जिसका कोई पाठक से कनेक्ट नहीं है। हम ऐसी बातें करते हैं, ऐसे स्तरीय साहित्य की बात करते हैं जो 100 लोग लिखते हैं, 50 लोग पढ़ते हैं, 10 लोग रिव्यू करते हैं, और उसी में बात ख़त्म हो जाती है। और शुरू से एक कंटेक्स्ट चलता रहा है, एक डायकोटॉमी है लिटरेचर में कि श्रेष्ठ बनाम लोकप्रिय की। मुझे लगता है कि जो अच्छा है, जो दिल को छूता है, वो सब लोकप्रिय है। तो अपराध कथा उस मामले में बहुत लोकप्रिय है अगर आपको छूती है और आपके जहन से होके गुजरती है। संजीव जी की बात पे जब आए तो मुझे लगता है कि जो समाज में घट रहा है और जो हम देख रहे हैं, जो हम आप रोज़ देखते हैं, जो हम अखबारों में देखते हैं, जो हम सोशल मीडिया पे देखते हैं, जो हम न्यूज़ में देखते हैं, उसमें कुछ बहुत महान नहीं हो रहा है। कुछ ऐसा होते हुए नहीं देखते हैं कि एक बच्ची को किसी ने अडॉप्ट कर लिया, या किसी के घर में किसी ने राशन भिजवा दिया, या किसी गरीब लड़की की पढ़ाई के लिए किसी ने फीस दे दी। ऐसी न्यूज़ नहीं पढ़ते। फला ने फला का रेप कर दिया, फला जगह हत्या हो गई, प्रेमी के चक्कर में अपने 2 बच्चों को छोड़ करके एक औरत ने अपने पति की हत्या कर दी। ऐसी न्यूज़ आती हैं। तो जब वो हम पढ़ के और उस समाज से निकलते हैं तो हम पिशाच या नैना का स्वागत क्यों नहीं करते, या हम ऐसे नावल को लिखने के लिए, ऐसी कहानी को लिखने के लिए बाध्य क्यों नहीं होते, सिर्फ इसलिए कि वो फिक्शन में नहीं गिना जाएगा या उसको कोई कहीं से हम जनरलाइज करेंगे। ये जो किताब है पिशाच, मुझे लगता है कि ये सबसे ज़्यादा निर्मम ढंग से हिंसा को तटस्थता से आकलन करती है। और मैं थोड़ा फिलोसॉफिकल होकर कहूँगा, अगर मैं किसी से ईर्ष्या करता हूँ, अगर मुझे लगता है कि मैं इनकी तरह नहीं लिख पाया या मुझसे आगे निकल गए, तो वो भी तो एक तरीके का अपराध और एक तरीके की हिंसा है जो मैं आपके प्रति कर रहा हूँ या जो मैं खुद के प्रति कर रहा हूँ। तो समाज में जो कुछ फैला हुआ है उसको कौन दिखाएगा? उसको आपका राइटर दिखाएगा। ये डिमांड है आज की कि हम वो नंगा सच कह सकें जो हम देख रहे हैं।
वो एक बहुत ही जिसे बिल्कुल उसमें कहें कि वो बहुत यूनिलेटरल है कि आपने एक रिपोर्ट कर दी, लेकिन जब आप फिक्शनलाइज करते हैं चीज़ों को तो बहुत सारे ताने बाने, बहुत सारी कथाओं, बहुत सारी कल्पना के सहारे कहते हैं। अब मुझे नहीं लगता ये संजीव जी चूँकि बहुत विनम्र इंसान भी हैं, इससे ये कह रहे हैं कि इन्होंने बहुत इंटरनेशनल पढ़ रखा है और बहुत हिंदी का पढ़ रखा है, लेकिन जब मैंने नैना पढ़ी तो मुझे लगा कि एक बिल्कुल अलग राह बन रही है, जहाँ पे एक तटस्थता से कैरेक्टर का एक विजुअलाइजेशन है और दूसरी तरफ फाइंडिंग नहीं दे रहे हैं। कभी भी दोनों किताबों में आप कहीं भी आप किसी भी डिसीज़न पे नहीं पहुँचेंगे कि लेखक डिसाइसिव हो रहा है, किसी के पक्ष में या किसी के प्रतिपक्ष में नहीं खड़ा कर रहा, वो निर्मम सत्य उजागर कर रहा, जैसे ये अपने रूम में बैठे हुए हैं और अपनी वो जैसे आप लोग टेक्निकल टर्म्स में कहते होंगे कि अपना न्यूज़ चेक कर रहे हैं कि हमें क्या दे देना है, क्या बता देना है। और इतनी जल्दी जल्दी घटनाएं परिवर्तित होती हैं, कट टू कट, फ्रेम दर फ्रेम। वो जो पहले बंगाली उपन्यास में लिखा जाता था कि एक पन्ने से चौथे पन्ने तक जाते हुए हम सिर्फ कैरेक्टराइजेशन में ही उलझे रहते थे कि घर का परिवेश कैसा है और नायक का एंट्री कैसी है। संजीव पालीवाल सारा फिक्शन रचते हुए अपने सूत्र को पकड़े रहते हैं, उस जगह को छोड़ते नहीं हैं जहाँ से अपराध जन्म लेता है और जहाँ से वो समाज पे में एक निर्मम एक कटूक्ति करते हैं। ये बहुत सुंदर फिल्म बन सकती है, इस पे बहुत सुंदर OTT सीरीज़ बनाई जा सकती है, लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात वो ये है कि हिंसा को और अपराध को ग्लोरीफाई नहीं कर रहे। और जो बात मुझे एक लेखक के बतौर, एक पाठक के बतौर, एक रसिक के बतौर आकर्षित करती है वो ये है कि कुछ भी ब्लैक एंड वाइट नहीं है, कुछ ग्रे मैटर्स भी होते हैं लाइफ में जो किसी से कुछ भी करा सकते हैं, जो एक धूसर ज़मीन है जहाँ से एक मनुष्य की मनुष्यता परखी जा सकती है, या जहाँ से आप ये तय करते हैं कि कितनी देर तक नायक है और कितनी देर तक प्रतिनायक में बदलता है। तो नायक का प्रतिनायक में बदलने का जो फॉर्म है वो इनका फिक्शन है, वो पिशाच है। और मुझे लगता है कि ये सबसे खूबसूरत बात है और आज के समाज की, आज के समय की ये सबसे बड़ी चुनौती है कि हम अपने अंदर घट रहे अपराध को, अपने अंदर गिर रहे इंसान को नहीं पकड़ पाते हैं कि किस पॉइंट ऑफ टाइम पे जाके हमें देखना है कि यहाँ से मनुष्यता विचलित होती है। और मुझे लगता है कि इस संदर्भ में इनका काम बहुत कुछ आर्थर कॉनन डॉयल के नॉवेल के नज़दीक जाता है। जब आप पढ़ते हैं तो आपको लगता है हाँ ऐसा हो सकता है, ऐसा हमारे पड़ोस में हो सकता है, ऐसा हमने सुन रखा है। और मैं एक बात क्षमा चाहते हुए कहूँगा, मैंने एक बार गुलजार साहब से एक सवाल किया था कि सिनेमा में आप लोग बहुत निर्मम सत्य और बहुत हिंसा दिखाते हैं, तो उन्होंने मुझे बड़े प्यार से कहा, 10 साल पुरानी बात है, मेरी कम उम्र होती थी, बोले बच्चों तुम्हें क्या पता है, तुमने अभी देखी कहाँ है दुनिया, इतनी गंदगी है, इतना घटियापन है, इतनी हिंसा है कि अगर हम सच्चाई से दिखा दें तो दुनिया के सारे सेंसर बोर्ड मिलकर फिल्में पास नहीं होने देंगे। हम तो थोड़ा भी नहीं दिखा पाते हैं जिसको सेंसर करना पड़ता है। तो ये बहुत बचते बचाते उस हिंसा तक पहुँचे हैं। अगर संजीव पालीवाल जैसा खोजी पत्रकार, एक बहुत ही माइन्यूट ऑब्जर्वर, अगर थोड़ा और खुल के, थोड़ा और दिलेरी से लिखता तो पिशाच का जो पेस है वो शायद और निर्मम होता और उसमें अपराध बढ़ता। लेकिन कहीं ना कहीं से इनकी एक मॉरल पुलिसिंग भी है जो किताब को अपने कैरेक्टर्स के साथ बैलेंस करते हुए चलती है कि हमें कितना दिखाना है। और एक लेखक की सबसे बड़ी सफलता यह है कि उसे ये पता होना चाहिए कि क्या नहीं लिखना है, क्या नहीं लिखना है। ये संजीव पालीवाल को पता है क्या नहीं लिखना है। संजीव, मैं पिशाच का प्लॉट तो नहीं खोल सकता, हाँ इसीलिए मैंने तो एक्चुअली जो इसकी बेसलाइन थी इस किताब की, अगर उसको मैं लिख देता तो शायद आधा से ज़्यादा लोग ये किताब खरीदते ही नहीं। उस इशू के ऊपर किताब भी लिखनी है, और क्योंकि वो एक ऐसा इशू है जिससे हम सब, हमारा पूरा भारतीय समाज आंखें चुराता है। हम सब ने कहीं ना कहीं वो बातें सुनी हैं, देखी हैं, लेकिन हम बचना चाहते हैं। हम ये शुतुरमुर्ग बन जाना चाहते हैं कि नहीं ये हो नहीं सकता हमारे साथ, ये नहीं हुआ होगा। उस इशू पर मुझे किताब लिखनी थी और उसकी जो विभीषिका है या उसका जो दर्द, जो तकलीफ है या जिससे हम आंखें चुराते हैं, वो नहीं भी बोलना था।
उसको इस तरीके से कहना था कि बात भी कह जाए और सबके दिल में उतर भी जाए, सब समझ भी जाए कि हाँ ये हुआ होगा, ऐसा होता है। तो वो करने की मैंने पिशाच में कोशिश की। नैना की जहां बात है, जो आप लोग बार बार एक बात कह रहे हैं, श्वेत श्याम, ब्लैक एंड वाइट, ग्रे मैटर्स, तो वो अनइंटेंशनल है। वो मेरी शायद पर्सनालिटी का ट्रेट है। मैं बहुत कम लोगों को जज करता हूँ, मैं लोगों को फेस वैल्यू पर लेता हूँ। अगर आप मेरे साथ जैसे हैं, मैं मानूंगा कि हाँ मेरे साथ वैसे ही हैं। तो क्योंकि किताबें कोई दूसरी दुनिया से तो आती नहीं है, किताब तो हमारे आसपास के समाज से ही निकलती हैं। जो मैंने लोगों को देखा उसी नज़र से मैं लिखूंगा। तो जब मैं नैना का कैरेक्टर लिख रहा था तो मेरे सामने बड़ा धर्म संकट था। नैना का कैरेक्टर लिखते समय पिशाच में कोई धर्म संकट नहीं था, क्योंकि मैं अब भी ये जज किए जाने का धर्म, जज किए जाने का बहुत बड़ा वो था कि लोग इसमें खोजेंगे। क्योंकि मैं एक्टिव जर्नलिस्ट हूँ, आज भी मैं न्यूज़ रूम में रहता हूँ, मैं नौकरी करता हूँ, और मेरे इर्द गिर्द सारी एंकर्स रहते हैं, मेल फीमेल सब तरीके के लोग हैं। उसमें जो कैरेक्टर्स हैं सारे टीवी चैनल के हैं, क्योंकि पूरी दुनिया ही टीवी की है। तो उसमें बहुत बड़ा खतरा मेरे सामने ये था कि लोग जज करेंगे, और क्योंकि हम सारी दुनिया की राजनीति कवर करते हैं तो हमारे यहाँ बहुत राजनीति होती है, तो एक दूसरे को लोग खोजेंगे भी। हे तेरे बारे में देख क्या लिख दिया, तेरे बारे में क्या लिख दिया, नैना तो फलानी है, ये फलाना है, या गौरव वो है, नवीन वो है। तो वो बहुत बड़ा खतरा था। तो मैंने उनकी मास्किंग इस तरीके से की कि कोई समझ ना पाए कि मैं किसकी कहानी लिख रहा हूँ। कैरेक्टर भी लिख रहा हूँ तो ये सोच के लिखा कि ये कैरेक्टर को अगर किसी को दिखा दिया कि लखनऊ का है तो ऐसा नहीं लगना चाहिए कि वो लखनऊ का ही है, वो कहीं और का है। एंकर ऐसी जगह की खोजी जहाँ से बहुत कम एंकर आती हैं कि वो मध्य प्रदेश की दिखा दी उसको मैंने, कि कोई ये ना कहे कि यार ये कहाँ से आया। तो ये सब मास्किंग बहुत ज़बरदस्त करनी पड़ी थी नैना में। पिशाच में नहीं करनी पड़ी उतनी, पिशाच में ज़रूरत नहीं थी, नैना में बहुत ज़रूरत थी। अनइंटेंडेड तरीके से संपादक जो था उसमें वो है नहीं, कोई संपादक नहीं, तुम्हारे ऊपर नहीं है किताब, निश्चिंत रहो। इतने लोग हैं तो इन्होंने जिसको मारा वो बड़े कायदे से, मतलब, और आप एक तार जोड़ लेते हैं, दूसरा तार भी जुड़ जाएगा, लेकिन तीसरा तार काट करके उसकी जगह बदल देंगे तो वो फिर मामला करना नहीं, ये वो लड़की नहीं है। तो वो इत्तेफाक से सब, मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि जिस चर्चित चैनल में ये हैं वहाँ के सब बहुत सारे कैरेक्टर और दिखते हैं सब, वो तो आदमी सीधे जोड़ने की कोशिश करता, वो ये चाहें ना चाहें वो जुड़ेगा ही जुड़ेगा। और ये सफलता भी है किसी एक लेखक की कि वो ना चाहने पे भी उसके जो उसने कैरेक्टर रचे हैं उसको देखा जाए, और जब आप वो चाहे तो उसको काट दे। तो ये इनकी सफलता है कि उन्होंने पहचान को छिपाए भी रखा। आपके ऊपर है कि आप उसको कैसे लेते हैं, किस तरीके से ग्रहण करते हैं, कैसे चिन्हित करते हैं, लेकिन इन्होंने आपकी चिन्हित करने की क्षमता को सीमित कर दिया, और सीमित कर इस तरह से कर दिया कि जहां आप जैसे जैसे उसकी पहचान उसकी भाषा से, उसके तेवर से होती है, वो तेवर एक जगह जाके इन्होंने काट दिए, उसको उसे बहुत सबमिसिव कर दिया उससे। तो ये सब एक जो क्षमता है वो बहुत कम लोगों में मेरे ख्याल से होती है। एक और रीज़न था आशु कि मैं एक अच्छी किताब लिखना चाहता था। मैं कोई पॉइंट स्कोर तो करना नहीं चाहता, किसी किताब स्कोर सेटल करने का कोई इंटेंशन नहीं। तो मैं नहीं चाहता था मेरे एक लाइन लिखने से या मेरी एक किताब से किसी का दिल दुखे, कोई हर्ट हो, ये क्या यार ये इन्होंने ठीक नहीं किया, ये मेरा वाला मामला उठा। अपने लेखन को आपने सीमित किया। मैं बड़ी ईमानदारी से कहता हूं, लेखन को देखिए, मेरा अपना मानना यह है कि जब आदमी कोई साहित्य लिखता है या कोई किताब लिखता है तो वो अपने इर्द गिर्द से ही कैरेक्टर उठाता है। वो बहुत कम लोग होते हैं जो हवा से कैरेक्टर उठा के पेश करते हैं। तो ये खतरा रहता है जब आप टीवी की दुनिया में हैं और उसका परिप्रेक्ष्य में अगर आप लिखते हैं तो उससे अगर एंकर, संपादक, तो लोग कहेंगे यार देखो जरूर, बट अवचेतन मन में तो रहता है कि हमको ये करना है। देखिए, तो कोई मैं बार बार लेखन को सीमित किया। मेरा तर्क ये, लेखन को सीमित नहीं किया, मैंने दाएं बाएं घुमा दिया। मैं अगर किसी एक घटना को लिख रहा हूं तो वो घटना अगर कहीं घटी है, लेकिन मेरा इंटेलिजेंसिया ये कहता है मुझसे कि बेटा ऐसे लिखोगे तो मरोगे, मौत है वहाँ, तो उसको घुमा दो। उसको भी जिसके साथ ये घटना घटी है उसको भी नहीं समझ में आना चाहिए, वो भी डिलेमा में रहे, ये मेरे बारे में है क्या, यह फलाने के साथ हुआ। तो मैंने कई बार ऐसा किया, अलग अलग घटनाओं को, 3 घटनाओं को एक साथ मिला के एक कैरेक्टर खड़ा कर दिया उसमें।
घटनाएं हैं इधर उधर की, लेकिन कोई ये नहीं कह सकता कि ये फलानी घटना है, क्योंकि उसमें जो मसाले डाले गए हैं, गरम मसाला, हल्दी, धनिया, छौंका, जीरा, सब इधर उधर का इतना मिला दिया है, घालमेल कर दिया कि कोई खुद को भी नहीं पहचान सकता। देखिए, ये आप अपनी चालाकी में कह रहे हैं। मैंने पहले ही कहा आपसे कि आपने इसको बहुत वैसा रखा है और निर्मम हो सकता था। वो आपकी पर्सनालिटी का मामला है कि आपने अपनी विनम्रता में वो बातें खोली नहीं। मैं दूसरी बात पे आता हूँ। ये ज़रूरी नहीं है आपके समुदाय के, मतलब टीवी वर्ल्ड के लोग, प्रिंट मीडिया के लोग मुट्ठी भर होंगे जो ये पढ़ेंगे, जिनको ये सारे रेफरेंस कंटेक्स्ट पता होंगे। आकू भाई या आशुतोष जी या तमाम और आपके मित्र, इसीलिए तो मजा ले रहे हैं दोनों बैठ के। आपको समझ नहीं आ रहा है? नहीं, मेरे को खूब समझ में आ रहा है। आपकी फ्रेटर्निटी के लोग उस बात को पकड़ सकते हैं। ये बिल्कुल लाजिम नहीं है कि ऐसा हो। एक बड़ा काम, एक बड़ा फिक्शन उससे परे जाता है। आज से 10 साल बाद जब परिदृश्य बदलेगा, जब टीवी इंडस्ट्री में कुछ बदलाव आएंगे, जब आप लोग रिटायर होंगे, जब नए लोग आएंगे, जब और तेज़ी से अपराध बढ़ेगा, जब तेज़ी से और खेल शुरू होगा, आपकी किताब क्लासिक हो जाएगी। वो कैरेक्टर मर चुके होंगे या वो कैरेक्टर किसी दुनिया से जा चुके होंगे, बचेगा वो उस समय का निर्मम सत्य जो आपने लिखा है। इससे फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपने प्लॉट कहाँ से उठाया, किसका कैरेक्टर रिफ्लेक्ट हो रहा है। फ़र्क इससे पड़ता है कि जो हस्तक्षेप आपने किया है उसके साथ न्याय कितना हुआ और उस अपराध की संगति उस कालखंड में कैसी बनी। बहुत सारे तमाम सारे नावल हैं, तमाम लोगों पे आक्षेप लगते हैं कि ये इन्होंने उन पे लिख दिया, ये उन्होंने उनकी कहानी बता दी। 50 साल बाद, 100 साल के बाद वो सब कुछ जा करके सिर्फ अपनी मेधा पे खड़ा होता है। वो आनंद कुमार स्वामी की एक बहुत सुंदर पंक्ति है कि जो सबसे बड़ी कला का जो एक एपिटोम है वो सेल्फ फॉरगेटफुलनेस पे डिपेंड करता है, आत्मविस्मृति में जाता है। खुद भूल जाएं संजीव पालीवाल 5 साल बाद कि नैना में जो किया था कौन लड़की थी, पिशाच में जो था ये वो था कि ये था। वहाँ उपन्यास की सफलता है। और जो मैं ग्रे मैटर कह रहा हूँ, ग्रे मैटर इस मामले में सबसे ज़्यादा मुफीद ज़मीन है, नो मैंस लैंड जिसे कहते हैं, कि जहाँ से आप बॉलिंग कर रहे हैं, बैटिंग कर रहे हैं, लेकिन आप किसी के पक्ष और किसी के विपक्ष में नहीं खड़े हैं। कोई नंबर आप स्कोर नहीं कर रहे हैं, किसी के साथ आप कोई अपने हिसाब किताब बराबर नहीं कर रहे हैं। इसके बाद भी जो एक बहुत ही साधारण सी कहावत है ना, चोर की दाढ़ी में तिनका, तो जो चोर की दाढ़ी में तिनका वाला होगा वो ढूंढेगा पिशाच में, कहीं मैं तो नहीं हूँ। अभी कल संजीव पालीवाल आत्मकथा लिखने लगे तो हम भी डरेंगे कि दादा यतीन्द्र मिश्रा से तो बड़ी दोस्ती है, कोई ऐसी तो बात नहीं आ गई जो हमने इनसे कही थी और ये अपरोक्ष रूप से आ गए और कोई मिश्र जी उसमें उपस्थित है और पता चला यतीन्द्र तो नहीं है, या अनंत विजय तो नहीं है, या आकुश श्रीवास्तव तो नहीं है। ये खतरा तो हमेशा बना रहता है जी। लेकिन मुझे लगता है कि लेखक के पास एक बहुत बड़ा हथियार ये है कि वो कुछ भी करते हुए वो कितनी बड़ी फंतासी रचे, वो ये बाद में कह सकता है कि साहब इसमें आधी हकीकत है और आधा फसाना है। आप फसाने की चादर में लपेट करके आप किसी को जिबह भी कर देंगे तो कोई आह नहीं करने वाला है। और इसकी कसौटी 10 साल बाद होने वाली है, जब आपके 4 उपन्यास और आएंगे और जब ये पिशाच बहुत क्लासिक के रूप में गिना जाएगा कि अरे उसमें तो बड़े शानदार ढंग से, बड़े ग्रेसफुली ढंग से ट्रीट किया गया, अभी तो ऐसे होता है। तो हमेशा समय के पार जाने वाला जो मामला है उसमें ये सोचना ही नहीं चाहिए कि दोस्त यार आहत हुए, हो जाने दीजिए, और जो हो जाए दे आर वर्थ लूजिंग, वो छूट जाए बहुत अच्छा है। एक काम तो अच्छा कर दिया आपने। साहित्यकार आपके अंदर का नाम, मैं समझ रहा हूँ साहित्य की दुनिया क्या है, ये चने के झाड़ पे चढ़ाने वाला जो इंतजाम है ना, पूरा ये साहित्य। मैं जो लोग शायद संजीव को नहीं जानते, मैं उनके लिए बता, संजीव हमेशा बहुत तटस्थ रहते हैं। इवन दोस्ती में भी इनका एक सर्टेन लेवल ऑफ बहुत नहीं अंडरस्टैंडिंग नहीं, बहुत इंटीमेसी के बावजूद भी एक्सप्रेशन जो है वो थोड़ा डिस्टेंस उसमें हमेशा रहता है। नहीं, तो नहीं है, प्रेम दिखाने में बहुत आगे। अब आपको कुछ ज्यादा प्रेम की बात कर रहे हैं। देखिए, अब आपको यतीन जी को कुछ अंतरंग बातें पता हो तो मुझे नहीं मालूम, उसके बारे में मेरी जानकारी नहीं। मुझे लगता है कि इज अ वेरी नाइस फेलो, और वो चीज है इनके। दोस्त को हम नाइस फेलो कभी नहीं कहते, मेरा अपना मानना है। मैं चाहूंगा अक्कू जी और यतीन जी दोनों इस सवाल का जवाब दें। मुझे लगता है कि जिस लेवल पे जाके सुरेंद्र मोहन पाठक ने साहित्य अपराध लिखा है,
या जिस लेवल पे जाके वेद प्रकाश शर्मा ने लिखा है, समाज में और साहित्य में उनको वो दर्जा मिला ही नहीं कभी। बहुत ही दोयम दर्जे की बात, या उनको ठीक है। और लेकिन मैं ये देखता हूँ कि साहित्य में जिन्होंने बहुत ही ख़राब लिखा है उनका भी मकाम बहुत ऊंचा है और इन लोगों का मकाम बहुत कम है। एक तो सवाल मेरा आपसे, दूसरा सवाल मेरे इस बात को लेकर ये कि अगर आप दुनिया का इतना बड़ा साहित्यकार गार्सिया मार्केज अगर वो लिखता है द क्रॉनिकल ऑफ अ डेथ फोरटोल्ड, वो एक तरीके से क्राइम फिक्शन है, लेकिन उसको लिटरेचर में, उसको साहित्य में उसका एक दर्जा है, उसके ऊपर रिसर्च होते हैं, उसके बातचीत हो। हमारे यहाँ क्यों नहीं वेद प्रकाश शर्मा या सुरेंद्र मोहन पाठक में उस तरीके की चर्चा? मुझे लगता है ये कला जगत का षड्यंत्र है, साहित्य जगत का। मैं उसको थोड़े दूसरे उदाहरण से कहता हूँ। जिस समय शास्त्रीय संगीत का वर्चस्व और बोलबाला था, आज भी है, उस जमाने में प्रिंसली इंडिया में जिस समय नॉच गर्ल्स कंसेप्ट था, जिसमें बाई जी लोग गाती थी, तो पक्का गाना कहा जाता था। साहब पक्का गाना गाते हैं? नहीं, ये तो सतह गाना है। सतह गाना का मतलब कि अगर वो पूर्वी गा रहे हैं, चैती गा रहे हैं, कजरी गा रहे हैं, तो वो पक्के काम नहीं कर रहे हैं, ख्याल नहीं गा रहे हैं, ध्रुपद नहीं गा रहे हैं, लोम तोम का आलाप नहीं ले रहे हैं, तो फिर वो हमारे साथ बगल बिठाने लायक नहीं है। समय बदला, गेसबर्ग आए, रिकॉर्ड किया, बड़े बड़े उस्तादों ने कहा हम नहीं गाएंगे, भाइयों को समझ में आ गया, उन्होंने गा दिया। माई नेम इज़ मलका जान, माई नेम इज़ गौहर जान। जब उनकी दुकान चलने लगी तब पीछे से उस्ताद लोग भी अपना तंबूरा लेके दौड़े कि भैया हमें भी रिकॉर्ड कर लो, नहीं तो हमारा मामला बदल जाएगा। ये एक बहुत बड़ा सोशियो पॉलिटिकल डायनेमिक्स है, उस पर बहुत बड़ी स्टडी की ज़रूरत है। लिटरेचर में खुद साहित्य का आदमी हो सकता है ये बात कही जाए तो मैं भी 50 जूते खाऊं, सोशल मीडिया पे लात पड़े। साहित्य ये कौन तय करता है कि ये घटिया है और ये बढ़िया है? ये कौन तय करेगा कि आपने सर्वश्रेष्ठ किया और आपने बेकार किया? मैं जितना निर्मल वर्मा को पसंद करता हूँ, उतना ही मैं सुरेंद्र मोहन पाठक को पसंद करता हूँ, उतना ही मैं शिवानी जी को पढ़ता हूँ, उतना ही मैंने उन तमाम लोगों को पढ़ा है जिनको पढ़ के मेरी समझदारी विकसित हुई है। इससे फ़र्क नहीं पड़ता। और अब तो जॉनर मिट चुके हैं, अब तो एक अच्छी फाइन कुकरी बुक के भी लॉन्च होते हैं और उनके लिए डिस्कशन होता है। आपकी डे टू डे लाइफ में जो वो ज़माने चले गए कि साहब उपन्यास है, कथा साहित्य है, रेखा चित्र है, संस्मरण है, फलाना है, ढिमका है, तो वो जो 10 लोग मिल के इंडिया इंटरनेशनल सेंटर और हैबिटेट सेंटर में बैठ के तय करते हैं कि ये बहुत बेहतरीन है और ये आला दर्जे का और ये कमतर है, मैं इस डिबेट में पढ़ता ही नहीं, मुझे समझ में ही नहीं आता। फ़र्क इससे पड़ता है आप नया क्या कर रहे हैं। संजीव पालीवाल इस बात के लिए जाने जाएंगे 10 साल के बाद कि साहब अपराध कथा में ये नई ज़मीन तोड़ के लाए, उन्होंने ये 10-5 इतने नावल लिखे, इतनी बातें की, इस तरह की बात करी। हम अमर होने के लिए क्यों मरे जाते हैं? जिस समय रामचरितमानस लिख रहे थे, अयोध्या के और काशी के पंडितों ने मार के भगा दिया था तुलसीदास को कि भाखा में लिखता है, और तब तुलसीदासों को नहीं पता था कि मेरे किताब को तो धर्मग्रंथ का दर्जा मिलने वाला है, और उसकी पूरा मतलब वो सबके ऊपर चला गया, एक्सेल कर गया। तो ये डिबेट तो बहुत ही खराब है। और आज के समय में 21वीं शताब्दी में जब किसी भी विधागत किसी चीज़ का कोई मामला नहीं रहेगा, ये बात ठीक है कि आज बहुत कूड़ा भी हो रहा है, आज बहुत कचरा भी हो रहा है, आज 4 लाइन की पोस्ट को भी लोग साहित्य कह देते हैं फेसबुक पे, मैं क्षमा चाहते हुए कहूँगा, तो वो साहित्य नहीं है। आज इस्लाह की परंपरा ख़त्म हो गई, पढ़ने की परंपरा ख़त्म हो गई। लेकिन ये जो एक हायरार्की चली आई कि साहब ये भद्र साहित्य है, ये एलीट लिटरेचर है, और ये साधारण है, ये गॉसिप है, ये पल्प है। पल्प जैसा कुछ नहीं होता। सबसे शानदार फिल्में भारत में जो बनी हैं वो सारे पल्प राइटर्स की लिखी हुई हैं। गुलशन नंदा के उपन्यासों की फिल्में देख लीजिए, सब सुपर हिट है। और जो सबसे महान फिल्में हैं राज कपूर की, उसको लिखने वाला कौन है? ख्वाजा अहमद अब्बास। और ख़ुद ख्वाजा अहमद अब्बास जब अपनी फिल्में बनाते हैं तो एक से एक ऐसी फिल्में बनाते हैं जिनको दर्शकों ने सराहा नहीं। लेकिन जब आप बॉबी देखते हैं, जब आप आवारा देखते हैं, जब आप श्री 420 देखते हैं, तो आप भूल जाते हैं कि इसके पीछे ख्वाजा अहमद अब्बास का दिमाग लगा हुआ है। तो जो जनता की भावना है, जो समाज का मामला है, वो ये तय करेगा। आपके 100 पाठक हैं, वो ये बताते हैं कि संजीव पालीवाल मुझे पिशाच पसंद है, आपको सोचना ही नहीं चाहिए। ये कोई झाड़ पे चढ़ाने की बात नहीं। जब मैंने लिखना शुरू किया, संगीत पे लिखना शुरू किया, तो मुझसे बहुत कहा गया अरे ये तो एलीट क्लास का काम है, यतीन्द्र मिश्रा कर रहे हैं, ये फला ढिमका। आज मैं देखता हूँ कि तमाम सारे युवा मुझसे पूछते हैं हमें संगीत पे लिखना, हमने आप ही किताब पढ़ के सीखा। हमने तो कहीं से नहीं सीखा, हमने तो जो सुना हमने लिख दिया। और हमने कभी ये नहीं सोचा कि आलोचक इसको पुरस्कृत करेंगे या आलोचक इसका रिव्यू करेंगे। मेरी तमाम किताबें ऐसी हैं जो बिना रिव्यू के गईं,
किताबें आती थी और मुझे संपादक फ़ोन करते थे, किताब बड़ी अच्छी, कोई लिखने को तैयार नहीं, क्योंकि वो कह रहा है कि हमें कुछ आता ही नहीं इसमें। हमने कहा ना लिखे, हमने अपनी स्वांतः सुखाए लिखा है ना, पिशाच का रिव्यू ना हो, ना लिख पाए आदमी, पढ़ने वाले ने अगर आस्वाद ले लिया है तो आपका लिखना सफल है। जहाँ तक जो यतीन जी ने बात शुरू की, और मुझे अच्छा ही लग रहा है, ये सब यतीन्द्र जी के मुखार बिंदु से सब कुछ हो रहा है। अयोध्या के राजकुमार युवराज यतीन्द्र मिश्रा, ये अगर इस तरीके की बात करते हैं, जो मैं इसलिए कह रहा हूँ, मैं उसको जानबूझ के कर रहा हूँ कि जो सो कॉल्ड एलीट क्लास की बात करने वाले लोग, जिसको जब वो एक सामान्य बातों को आगे ले जाते हैं तो निश्चित रूप से उसका एक अलग संसार होता है। अगर आप आज से 30 साल पहले, 35 साल पहले, 40 साल पहले उस दौर को देखेंगे तो मनोहर कहानी, सत्य कथा वगैरह वगैरह, उसको जो एक बड़ा साहित्य का एक बिल्कुल वर्ग नहीं रहा होगा, लेकिन एक तब भी वो पूरा सीधे प्रभावित करती थी आम आदमी को कहीं ना कहीं, और उससे जुड़ने के कारण थे वेद प्रकाश शर्मा और जितने अन्य सुरेंद्र मोहन पाठक, इन लोगों ने जितना बड़ा कंट्रीब्यूशन किया है। आप उस ज़माने में देखिए कि उन्होंने आपके तनावों को रिलीज़ करने के लिए, आज तो फिर आपके पास बहुत सारे साधन हैं। आज आपके पास डांस बच्चा बच्चा करना चाहता है, आज कलाकृतियों में काम बच्चा बच्चा कर सकता है। उस समय इस दौर में इन लोगों ने ही आपको आदमियत के तौर पर बचाए रखा, मेरा ये व्यक्तिगत रूप से मानना है। उनके साहित्य ने, उनका जिसको आप साहित्य का दर्जा नहीं देते, और साहित्य का दर्जा कौन देता है? जो शाम को आईसीसी में सफ़ेद ग्लास और रंगीन ग्लास का अंतर बता करके और थोड़ा मुंह टेढ़ा करके करते हैं, वो दर्जा देने की कोशिश करते हैं। तो भाड़ में जाए ऐसा दर्जा। अगर आम ये पिशाच आज लोग खरीद करके पढ़ रहे हैं, नैना खरीद करके पढ़ी गई है, वो भी उस दौर में जब पढ़ने के लिए ज़रूरी नहीं कि किताब पढ़ी जाए, आप ठीक है किंडल पे पढ़ लें या और रास्ते हैं वहाँ पर देख लें, समझ लें। पढ़ना बहुत मुश्किल काम है। आपको श्रव्य वाला आसान सा दिखता है टीवी पर, तो वो जब जो आसान के सा उपलब्ध है जहाँ, वहाँ कठिन काम आप करके और उसको लोग मांग करके पढ़ रहे हैं, समझ करके खरीद के पढ़ रहे हैं, तो बड़ा काम कर रहे हैं। वो ज़्यादा बड़ा साहित्य होगा। और ये सच बात है कि जब इसका आकलन 15 साल 20 साल बाद होगा तो एक बड़े स्तर पर होगा। और साहित्य सिर्फ ये नहीं है जो बिल्कुल बहुत शानदार बड़े और आर्नामेंटल भाषा के साथ ही किया जाए। उसके लिए सिर्फ एक जो सबसे बड़ी बात है, जो अखबारी भाषा में कही जाती है कि पहुंच की भाषा, आप कम्युनिकेट कैसे लेवल पे कर पाते हैं, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ज़्यादा प्रमुख है, ना कि आपको। मुझे तो डर लग रहा है कि आजकल में कहीं दिनेश पालीवाल के पास कोई पुलिस वाला एक आईबी से आता हो, कह लें रोहिणी में जो ये बम विस्फोट हुआ था वो एक वकील ने नहीं, एक साइंटिस्ट ने कराया था। आप सोचिए, आज ही खबर छपी है ये। तो इस कहीं ऐसा तो नहीं ये सब आपका भी इसमें दिमाग लगा हो और थोड़ा होता है। तो वो ये सब जो चीज़ें हम सब लोग सीखते हैं वो समाज से ही सीखते हैं, साहित्य सीखते हैं, घटनाओं से सीखते हैं, और इसको कहीं ना कहीं हम आगे ले जाते हैं। कितना आगे किस तरीके से ले जा पाते हैं ये एक अलग सवाल है, अलग बहस होगी उस पर। और हमें अपनी कोशिश किसी भी तरीके से, जो हम जानते हैं कि हम राजनीति नहीं कर सकते। आशुतोष जी को दुनिया जानती है कि राजनीति नहीं कर सकते थे, लेकिन धकेल दिए गए, वापस फिर आ गए अपनी उस पर। अब अपना जो काम कर रहे हैं अपने लेवल पर, कोई पसंद करे ना करे, वो अपना काम कर रहे हैं बड़े आराम से वो। तो इसी तरीके से मेरा आग्रह संजीव जी से भी यही होगा कि आप अपने तरीके से, आपको जो और आपकी शिद्दत समझ में आती है हम सबको। आपने जिन लेखकों का नाम लिया, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय दुनिया, पूरी दुनिया में जो पढ़ा जा रहा है, क्राइम में हो रहा है, वो आपने देख के कर रहे हैं। कोई ऐसा नहीं कि आप अनजाने में हवा में तीर मार रहे हैं बैठ करके। तो इसलिए वो शिद्दत आपकी बनी रहनी चाहिए। तो और वो भूल जाइए कि कहाँ समीक्षा, कहाँ नहीं समीक्षा, कितने की, क्या की, कौन कितना बिकता है नहीं बिकता है, ये हम सब लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। किताबें कई ये भी लिख चुके हैं, ये उसके मास्टर हैं, हम बच्चे हैं थोड़े से, ये भी लिख चुके हैं। तो किताबों का खेल हम सब लोग जानते हैं।
एक बात और मैं कहूँगा कि जैसे लोकप्रिय या श्रेष्ठ बनाम उसकी बात होती है, आपने तमाम फिल्में देखी होंगी, हम हिंदी फिल्मों की बात करें, कितनी कला फिल्में आपके जहन में जिंदा हैं और कितनी सस्पेंस थ्रिलर जिंदा है। अभी ज्वेल थीफ का नाम लें, अभी तमाम कोहरा का नाम लें, अभी 20 साल बाद का नाम लें, अभी तमाम ऐसी फिल्म आपको तुरंत याद आ जाएगा अगर आपने देखा है, फ्रेम दर फ्रेम याद होगा। मुझे याद है बचपन में, मैंने हाई स्कूल में रहा हूँगा, तीसरी मंजिल एक फिल्म थी शमी कपूर की, उसमें जब वो कातिल पकड़ा जाता है तो खुद पसीने आ जाते हैं कि हाँ बताओ, आप पकड़ नहीं पाते हैं कि कातिल कौन है। और हो सकता है कि कोई, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कला फिल्में अच्छी नहीं, बहुत शानदार हैं, बहुत अच्छी हैं, लेकिन दोनों का स्पेस है। अगर एक पार्टी गोविंद निहलानी की जिंदा है, अगर एक स्पर्श और एक मिर्च मसाला जिंदा है, तो तीसरी मंजिल और आपकी ज्वेल थीफ भी जिंदा है, और दोनों सिनेमा को अपने अपने ढंग से बराबर पूरा करती हैं। तो पिशाच भी वहीं रहने वाली है जहाँ पे किसी बड़े का एक सामाजिक नॉवेल रहने वाला है। और इन सारी किताबों का जो सबसे बड़ा दाय है वो ये है कि जब आगे विमर्श होगा और जब तटस्थ आकलन होगा, जब कोई मठाधीश नहीं करेगा, तो सोशियो पॉलिटिकल सिनेरियो क्या थे उस समाज के, दबाव क्या थे, उस परिप्रेक्ष्य में किताबों का आकलन होगा कि साहब सन 2021 में पिशाच आई थी, सन 2021 में फला किताब आई थी, 2021 में वो राजनीति पे किताब आई थी। ये सिनेरियो था, वो सिनेरियो अपराध का संजीव पालीवाल पूरा कर रहे होंगे उस दौर में। मुझे नहीं मालूम कि कितना वक्त अभी हमारे पास है, अगर आयोजक महोदय इस बारे में अगर सवाल अगर हो। हाँ, हमारे बीच में राजीव जी हैं। राजीव जी ने हमारे बड़े पुराने मित्र हैं और उन्होंने आपने दोनों किताब पढ़ी हमारे ख्याल से, तो अगर आपका कोई सवाल हो या कोई टिप्पणी अगर आप करना चाहते हो तो प्लीज़। यतीन्द्र जी की बात को ही थोड़ा सा ये करते हुए कि मशहूर गज़लों शायरी को जिंदा रखा तवाइफों ने, फ़कीरों ने, दरवेशों ने। ये जो तमाम कला मर्मज्ञ थे अपने युग के, वो बचा नहीं सके थे, बचाया इन लोगों ने। वेद प्रकाश शर्मा का वर्दी वाला गुंडा 65 लाख किताब विदेशों में बिकी, आप दूसरी भाषाओं में अनुदित होके। तो ये वर्गीकरण करके किसी को हीन भावना से देखना, हमेशा एक आलोचक वर्ग होगा, एक वर्ग होगा। तुलसी अपने समय में नकार दिए गए थे और रामचरितमानस धर्म ग्रंथ बन गया, आज पूजा में वो रखा जाता है हर घर में। ये किसी किसी को वो होता है। तो नैना और पिशाच से उस युग का इतिहास भी कभी कोई पढ़ेगा कि एक संपादक ने एक हत्या के जरिए, उस समय के रिसर्च स्कॉलर देखेंगे कि कैसे न्यूज रूम चल रहा था और एक का बिहेवियर कैसा हो सकता है, और अगर उसमें से कोई क्रिमिनल हुआ तो उसका माइंड कैसे एक्ट किया होगा, वो रेफरेंस पॉइंट भी हो जाता है। दूसरा, हम बोलने तो लगे हैं अपराध साहित्य, क्या नहीं है उसमें, क्या नहीं है। एक न्यूज से जुड़े लोगों का, साहित्य से जुड़े लोगों का और राजनीति से जुड़े लोगों का तमाम जीवन वहाँ एक अपराध के सूत्र में गूंथा हुआ। मैं संजीव जी से एक ही सवाल करना चाह रहा हूँ जो मेरे मन में बार बार है। जो कभी आपको लगा था कि कोई ऐसा संपादक जिस पे डाउट जाएगा वो कभी आपसे प्रश्न भी करता हुआ पाया जाएगा? ये साहित्यकार ही ऐसा सवाल कर सकता है कि ऐसे तरीके से पूछ ले। नहीं, मुझे कभी नहीं था। देखिए, ऐसा नहीं लगा। सामने बैठ के भी कोई नहीं पूछ सकता मुझसे और पीछे भी नहीं कह सकता। मुझे इतना अपनी काबिलियत पे भरोसा था, कोई नहीं पकड़ सकता वो कि वो बंदा दरअसल है कौन। लेकिन अगर मैं बताऊं बतौर लेखक, मैं ये कह सकता हूँ कि क्योंकि नैना में वो किरदार सारे बहुत उभर के आते हैं, तो सारे किरदार में दरअसल मैं खुद हूँ। एक लेखक ही होता है बेसिकली। लेखक कहीं बहुत ज़्यादा आप उसके कपड़े चाल ढाल तो आप बता सकते हो, लेकिन उसके अंदर का इंसान आप बहुत ज़्यादा बदल नहीं सकते। क्योंकि मैं खुद को कैसे बदलूं, मैं कितना भी कमीना हो जाऊं, कितनी भी कोशिश कर लूं, बहुत ज़्यादा कमीना नहीं हो सकता क्योंकि मेरे अंदर वो है ही नहीं। तो आप जो कहते हैं ना कि ब्लैक एंड वाइट और ग्रे, वो मैं हूँ ही नहीं, मैं उस तरीके से सोचता ही नहीं हूँ। तो मैं अपने कैरेक्टर भी वैसे नहीं लिख सकता, मैं जज करता ही नहीं हूँ लोगों को। मेरे लिए फेस वैल्यू पर है। आपने कहा कि ये संजीव पालीवाल ये चीज़ ऐसे थी, मैंने मान लिया आपकी चीज़ ऐसी थी, बात खत्म होगी मेरे लिए।
सो अगर नैना है और उसके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहे हैं और एक साथ में 3-4 लोग उसके इर्द गिर्द हैं, तो मैं नहीं हूं कोई नैना को जज करने वाला, आप जज कीजिए। मैंने ये अपने पाठक पे छोड़ दिया है, जिसको जैसा समझ में आता है। नैना अगर अच्छी है तो अच्छी है, उसके लिए बुरी है तो बुरी है। कि नैना है समाज में और ऐसी है तुम हम अब कौन जज करने जो वाले? बॉस है उसका, वो बॉस है, आप देख लो वो बॉस और उसके बीच का जो रिश्ता है उसमें बॉस की कमी है या नैना की कमी है, आप जज कीजिए ना। मुझसे बतौर लेखक मेरी ये जिम्मेदारी नहीं है, मैंने किरदार आपके सामने रख दिए, वो ये कर रहे हैं, ऐसा हो रहा है। और मेरा ये मानना है कि कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता, कोई नहीं होता, सब में कुछ ना कुछ ग्रे छुपा होता है। कुछ लोग अच्छे से मास्किंग कर लेते हैं, अच्छे कपड़े पहन लेते हैं, अच्छा चेहरा मोहरा बना के रखते हैं, लेकिन हरकतें सबकी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ होता ही है, हम चाहे कितनी भी कोशिश कर लें। तो वही है और कुछ नहीं है, तो कोई नहीं पकड़ पाएगा। कोई नहीं पकड़ पाएगा। हाँ जी, आप। जी भाई, नैना और पिशाच मैंने दोनों पढ़ी हैं, और देखिए एक शायर के नज़रिए से सोचना और उनको 2 मिसरों में समेटना हम आपको मुश्किल लगता होगा, हमें आसान लगता है। लेकिन जब आप कहानी लिखते हैं और ये कहानी के लिहाज से जब आप देखते हैं तो आप एक पूरा मंज़र लेते हैं, मंजर कशी करते हैं और फिर एक पॉइंट से चलते हैं और अंत पहले देखते हैं आप, और उसी अंत के सहारे जो है आप पूरे नॉवेल में बने रहते हैं। इब्ने सफ़ी से लेकर के सुरेंद्र मोहन पाठक तक हमने जासूसी नॉवेल्स खूब देखा। ये जो आपकी जो ये क्रिमिनल ये थ्रिलर रही, इसमें जो आपने एक दिलचस्पी बनाए रखी पूरे उसमें, ये कैसे मुमकिन है? क्योंकि कहीं कहीं क्या होता है कि नॉवेल पढ़ते वक्त आपको उससे यहाँ तक कि कहीं ऐसा महसूस नहीं, मैंने बताया कि मेरी वाइफ जो है शी इज़ साइंटिस्ट, और वो पढ़ते पढ़ते मतलब उन्होंने कहा कि मैं पढ़ रही हूँ, उन्होंने एक गो में पूरी नॉवेल ख़त्म कर दी। और पहले उन्होंने पढ़ी, उसके बाद मैंने पढ़ना शुरू किया और फिर मैंने भी एक गो में उसको ख़त्म की। मैंने ज़िंदगी में कभी किताब अपनी एक उसमें नहीं पढ़ी है हमेशा। तो ये दिलचस्पी इतनी बरकरार रखना है, कैसे इतना मुमकिन हुआ? मुझे लगता है क्योंकि मैं खुद एक पाठक हूँ, इतने दिनों तक मैं पढ़ता रहा और मुझे ये समझ में आता था कि अगर मैं क्राइम फिक्शन लिख रहा हूँ, थ्रिलर लिख रहा हूँ, अगर मैंने उसमें कौतूहल नहीं बनाए रखा, अगर उसको पकड़ के नहीं रखा पाठक को, तो मैं फेल हो जाऊँगा। क्योंकि मैं खुद बोर हो जाता हूँ किताबों से। जो किताब मुझे एक्साइट नहीं करती, अगर 10 पन्ने तक डिस्क्रिप्शन ही चल रहा है तो मेरे बस का नहीं है उस किताब को पढ़ पाना। मुझे होता है बहुत तेज़ी से कुछ घटनाएं घट रही हूँ, तेज़ी से चल रहा हो, एक्साइटमेंट हो रहा, अच्छा क्या होगा क्या होगा क्या होगा। तो वो एक कोशिश मेरी थी जो मैंने नैना में भी की और पिशाच में भी की। नैना में जब, क्योंकि मेरा पहला उपन्यास था, कुछ लोगों ने मुझे कुछ चीज़ें सजेस्ट की कि इसमें ये कमी थी, ये कमी थी, ये कमी थी, कुछ बताया लोगों ने। पाठक साहब ने भी मुझे कुछ बताया कि यार ऐसा करना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। जब मैंने पिशाच लिखा तो सारी बातें मेरे दिमाग में थी, मेरे जहन में थी कि क्या मुझे लोगों ने कहा। मैंने 100% तो उनकी बात नहीं मानी, लेकिन मैंने 30 से 40% उनकी बात सुनी और जो मुझे समझ में आई उसको मैंने इसमें इनकॉर्पोरेट किया। और जब पिशाच बना तो मुझे बहुत तसल्ली हुई अपनी ही चीज़ को पढ़ के। कई बार होता है ना, जब पहला प्रिंट जैसे ही छप के आया, मैंने उसको पढ़ना शुरू कर दिया। मेरी वाइफ ने मुझसे कहा तुम पागल हो गए हो क्या? मैंने क्यों? बोली कोई पढ़ता है क्या? अपनी ही किताब पढ़ने बैठ गए हो तुम? मैंने कहा नहीं यार, मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है इसको पढ़ने में। तो मैंने क्यों मज़ा आ रहा है? हाँ, तो उसने कहा क्यों मज़ा आ रहा है? मैंने कहा नहीं, इतनी तेज़ी से भाग रही है ना ये, तो ये मुझे अच्छा लग रहा है। मैं जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि वाकई ये क्या मैं एक सिटिंग में इसको ख़त्म कर सकता हूँ। तो वो शाम को मैंने 5 बजे किताब उठाई थी और रात को 11 बजे मैंने वो किताब ख़त्म कर दी थी, पिशाच। नैना में ज़्यादा टाइम लगता है पढ़ने में, पिशाच उससे भी ज़्यादा फास्ट है, पिशाच बहुत फास्ट है। मैंने रिव्यू दे दिया। मैंने असल में मुझे लगता है कि इसके पीछे इनकी पत्रकारिता जीवन का अनुभव है कि कट टू कट, फ्रेम दर फ्रेम। क्योंकि जब संजीव भाई के साथ ऑफ स्क्रीन बात होती है कि हमें इस पे बात करनी है, तो इनको ही पता है कि कितने फ्रेम में, कितने में क्या बात कह देनी है, कितना निकलवा लेना है, कितना नहीं करना है। एक टीवी एंकर को, एक प्रस्तोता को और एक उसके साथ एक शार्प पत्रकार को ये खूब पता होता है कि जब ऑन स्क्रीन आ रहा है
तो उसकी डिमांड क्या है पब्लिक के साथ, उसको क्या रिफ्लेक्ट करना है। कितने एपिसोड हमने और साथ में किए हैं। पता चला मैं अयोध्या पे कुछ बोल रहा हूँ, मैं अपने स्फीति में बोल रहा हूँ, ये कट खट से रोल करके तुरंत दूसरे सवाल पे आ जाते हैं, हाँ अब इसका मतलब क्या है। तो मुझे लगता है कि नहीं, मुझे अपने आंसर को थोड़ा फॉर्मुलेट करना चाहिए, क्योंकि अब यहाँ तक बात कन्वे हो गई। तो मुझे लगता है कि वो इनका पत्रकार है जो फ्रेम दर फ्रेम चीज़ों को वो करता है, जोड़ता है। गलत तो नहीं कह रहा हूँ मैं? ये एक एडिटिंग उसमें जी नहीं, साहित्य नहीं हाँ। देखिए उसमें जो जितना मैंने ऑब्जर्व किया है, मुझे लगता है कि ये टीवी की बेसिक ट्रेनिंग है। ये एडिटिंग टीवी में आपको 1.5 मिनट के अंदर अपनी पूरी कहानी भी कहनी है और उसको पेस भी मेंटेन। अगर टीवी के अंदर आप 90 सेकंड में अगर आप अपनी कहानी नहीं कह पाते हैं तो वो 90 सेकंड बहुत भारी होता है। जैसे मुक्केबाजी में कहा जाता है कि जब उस पर मुक्के पड़ने लगते हैं तो स्प्लिट ऑफ ए सेकंड में ही लगता है युग हो रहा है। तो ये जो टीवी की ट्रेनिंग। दूसरी बात जो मुझे इस किताब में एक बड़ी अच्छी लगी वो ये लगी कि संजीव ने लिखते समय ये कभी जताने की कोशिश नहीं की कि मैं बहुत बड़ा लेखक हूँ। हाँ बिल्कुल सही है। बहुत सारे ऐसे लेखक होते हैं, साहित्यकार होते हैं जिनके अंदर ये अहम होता है कि मैं बहुत बड़ा हूँ और मुझे उसी तरीके से आप ट्रीट करिए। तो वो संजीव के अंदर वो अहम उसमें दिखाई नहीं पड़ता। और ये होता भी नहीं है। वो लेखक होता नहीं। वो लेखक का सबसे बड़ा दुर्गुण भी है और लेखक का सबसे बड़ा फेटल पॉइंट भी वही होता है। जब आप जताने लगे कि आप बहुत बड़े लेखक हैं और किताब में रिफ्लेक्ट होने, तब किताब आपकी फेल हो जाती है। वो एक बड़े मेरे गुरु जी थे, लेखक थे, नाम नहीं लूंगा, अब जीवित नहीं है। उन्होंने मुझे एक फार्मूला बताया था। उन्होंने कहा जब मंच पे तुम्हें मौका मिले तो 2 मिनट भी काफ़ी हैं। अगर तो ये ज़िंदगी में हमेशा ध्यान रखना कि अगर तुम 2 मिनट में जादू नहीं जगा पाए तो 2 घंटा भी किसी काम का नहीं। तमाम लोग जब मंच पे डायस संभालते हैं तो आप ऊँघने लगते हैं, सोने लगते हैं। तो वही बात इन्होंने नावल में की है कि अगर आपको जो मौका मिला है और शुरू के फ्रेम, सिनेमा होता है, गाना होता है, मुखड़ा उठा, आलाप उठा, पता लग जाता है पूरा ख्याल सुनना है कि नहीं सुनना है। तो अगर वो 10 पन्ने में अगर वो बांध नहीं पा रही है कथा, या उसमें वो स्फीति, वो विस्तार नहीं है, हमको वो लार्जर दैन लाइफ पर्सपेक्टिव नहीं दिख रहा है, तो हम काहे को हम कुछ और काम करेंगे। मैं एक बड़े एजेंसी के लिए मुझे पॉडकास्ट बनाने को कहा गया, ऑडियो, तो मुझसे कहा गया कि यूथ का अटेंशन प्लान 2 से 3 सेकंड है। 2 से 3 सेकंड के बाद वो स्क्रॉल कर देता है मोबाइल। अगर आप 5 सेकंड तक रोक पाएंगे तब तो हम आपका पोस्ट कार्ड रिलीज़ करेंगे, नहीं तो हम आपको नमस्ते कर लेंगे। मेरे लिए बड़ी आफत कि 3 सेकंड से 5 सेकंड उनके लिए बड़ा ड्यूरेशन था। सिनेमा पे बनाना था। खैर मैंने मेहनत की, बनाया, मुझे ट्रेनिंग दी गई और बाद में वो बड़ा सफल हुआ। तो जब आज की युवा का, जो आपके पाठक भी हैं, 3 सेकंड का अटेंशन प्लान है, तो आप उनको 3 घंटा उलझा के नहीं रख सकते कि आप जलेबी की तरह कहानी घुमाते रहें और उसमें निकले कुछ ना। तो वो मुझे लगता है कि इनके अपने अनुभव, ट्रेनिंग, टेलीविज़न इंडस्ट्री का मामला और कट टू कट कहने की बात, और फिर जब आप अपराध की बात कर रहे हैं तो फिर आपको वो आपका पूरा फ्रेम वैसे डिसाइड होना चाहिए। प्रेम कहानी नहीं है आज, हालांकि आज तो प्रेम कहानी भी इंस्टेंट नूडल हो गई है कि आपको कॉफ़ी की तरह बना के देनी है, क्योंकि अब वो ज़माना गया कि मुगले आज़म बने और पंख झलते हुए हीरोइन के मुंह पे पंख दिखाया जाए, वो जमाना चला गया। बहुत सुंदर है, लेकिन अब आज का बच्चा नो पंख नहीं झलेगा ना, उतना टाइम नहीं उसके पास ना। बड़े गुलाम अली खां आएंगे गाने के लिए। हमारे ख्याल से वाइंड अप किया जाए, अगर कुछ और सवाल हो तो प्लीज। मैं ये जानना चाह रहा था कि ये जो इतना अच्छा कंटेंट आपने लिखा है, तो नौजवानों तक उसे पहुंचाने के लिए जो भी मीडिया अभी अवेलेबल है जो आप ले रहे हैं, उसके अलावा और आप क्या ऐसा कर रहे हैं जिससे ये बुक और प्रमोट होगी और यंगस्टर्स तक ये पहुंचेगी? और जैसे इन्होंने कहा कि 3 सेकंड रोकना मुश्किल है और हमको उनको ये इतना अच्छा कंटेंट पढ़ाना है, तो एज अ मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू आई वांट टू नो आपकी क्या स्ट्रैटेजीज होंगी जिससे ये बुक वो 65 लाख लोगों जैसा हमारा रिकॉर्ड बनता है। ये इसका जवाब मैं दूंगा, वो नहीं देंगे। मुझे लगता है कि संजीव की इस किताब की बहुत बड़ी खासियत इसलिए भी है कि इन्होंने बहुत शानदार तरीके से मार्केटिंग की है जी, और मैं पहले दिन से उसको ऑब्जर्व कर रहा हूँ और बहुत एग्रेसिव तरीके से इन्होंने मार्केटिंग की है। और वो बहुत सारे लेखकों के लिए बहुत सारे कोई सीखने की भी ज़रूरत है कि आपको कैसे अपनी किताब को मार्केट करना है, कैसे लोगों तक पहुँचाना है। अगर आप इनके फेसबुक पेज को अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हो तो वहाँ से आपको बहुत कुछ आपको टिप ऑफ मिल जाएगा। मैं इसमें एक बात और, ये जो फेसबुक पेज का मामला था, तो संजीव जी ने कोई भी मतलब जहाँ पर किताबें मिलती हैं वहाँ जगह नहीं छोड़ी।
ये मेरठ गए तो मेरठ में भी जो 2 किताबों की दुकान थी वहाँ पे जाकर के इन्होंने अपना फ़ोटो खिंचवाई और उसके बारे में चर्चा की। वो 2, 10, 20, 50, 100 लोग जो थे वो थे। गुड़गांव गए, भोपाल गए, इंदौर गए, जहाँ मौका, हाँ जहाँ मौका इनको मिला वहाँ पर इन्होंने उसका इस्तेमाल किया। ये और इनके एक और दोस्त हैं अनंत विजय, वो भी उसी तरीके के माहिर हैं, वहाँ है नहीं अभी, लेकिन वो जो आपको मंच, ये नहीं कि आपका काम सिर्फ इतना नहीं है कि आपने पिशाच लिखी और छोड़ दी। जब तक ऐसे दौर में, क्योंकि आप विपरीत परिस्थितियों में लिख रहे हैं, विपरीत परिस्थितियों में साहित्य रच रहे हैं, विपरीत परिस्थितियों में किताब पर काम कर रहे हैं, तो सिर्फ लिखना स्वांता से खाए होना फालतू की बात है, बेकार है, डंप हो जाए उससे कोई फ़ायदा नहीं है। आप जितनी जगह पर उसको प्रमोट कर सकते हैं, आप यहाँ कर सकते हैं, आगे कर सकते हैं, सोशल मीडिया पे कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में कर सकते हैं, बहस में कर सकते हैं, वो काम इन्होंने बहुत कुछ अच्छे से किया और बहुत सफलतापूर्वक किया। मैं भी आशुतोष जी की तरीके से बधाई देता हूँ कि उन्होंने बहुत आगे, और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में हम लोग भी, मैं भी इनसे सीख सकूं, आशुतोष जी भी सीख सके, क्योंकि जो काम मुझे नहीं लगता कि आशुतोष जी वो कर पाए, जो जितनी एग्रेसिव मैं नहीं कर पाता। मैं कह रहा हूँ ना, देखिए मार्केटिंग की जो सबसे खासियत ये थी, इन्होंने बहुत ही खूबसूरत तरीके से बेशर्मी का इस्तेमाल किया है। नहीं मैं ये आर्ट है, मैं इसलिए कह रहा हूँ ये आर्ट है अपने आप। मैं इसमें एक बात कहना चाहूँगा, मैं एक थोड़ा सा विनम्रतापूर्वक कहना चाहूँगा। जब मेरी किताब आई लता मंगेशकर पर, लता सुरगाथा, तो मैंने उसकी बड़ी एग्रेसिव मार्केटिंग की। मेरे दोस्तों ने, मैं अपने दोस्तों को हैफाजर्डली टैग करता था, दिनेश भाई बैठे, इनको भी बहुत बार किया, तो मुझे दोस्तों ने मेरा नाम रखा टैगासुर। कहते थे तो सबको टैग कर देते हैं। तो मुझसे किसी सज्जन ने कहा कि किताब जो है को मार्केट करना ये बड़ा आत्मप्रचार नहीं लगता। मैंने कहा ये बताओ, तुम्हारे मोहल्ले में जब एक आदमी जाता है कहने के लिए कि हमें वोट दो, हम विधायकी के लिए खड़े हैं, और बेशर्मी से घर घर घुस जाता है, खाना खा रहे हैं, सो रहे हैं, कि हमें वोट दीजिए, मैं सबसे अच्छा कैंडिडेट हूँ, और आप उसमें से किसी से इंप्रेस होकर उसको विधायक और सांसद भी बनाते हैं। तो जब एक नेता कर सकता है, जब एक फिल्म स्टार कर सकता है, तो लेखक काहे नहीं कर सकता है? लेखक को अपनी किताब को बिल्कुल ढंके की चोट पे बताना चाहिए कि साहब हम ये बहुत खाटिस 24 कैरेट गोल्ड लेके आए हैं, आपकी जेब अलाउ करती है तो खरीदिए, नहीं अलाउ करती है तो नमस्कार, लेकिन हम तो करेंगे। मेरी जब किताब आती है मैं बिल्कुल जुट पड़ता हूँ उसको मित्रों को भेजने में, करने में। अब मुझे कोई बेशरम कहे, बेगैरत कहे, सब ठीक है, किताबुआ पहुँच गई सब जगह, बस ये ठीक है। बोलना चाहता हूँ आपके सवाल का जवाब। जब मेरी पहली किताब नैना आई थी, वो रिलीज़ हुई थी फरवरी 2020 में, और उसके इमीडिएटली बाद लॉकडाउन लग गया। तो पहले 1 साल के जो मेरे पास नंबर्स आए ना सेल्स के, वो देख के मैं हिल गया। तब तक मुझे पता नहीं था कि हिंदुस्तान में किताबों की स्थिति है क्या और हिंदी किताबें कितनी बिकती हैं। जो पब्लिशर ने नंबर भेजे, पब्लिशर बहुत शरीफ हैं, एका वेस्टलैंड, वो हर 3 महीने पे उनके यहाँ से स्टेटमेंट आ जाता है, पैसे भी भेज देते बहुत टाइमली। जब मैंने नंबर देखे, मैंने उनसे पूछा इतनी ही किताबें बिकती हैं? उन्होंने कहा हाँ इतनी बिकती हैं, आपकी तो बहुत अच्छी किताब बिकी है। मैंने कहा ये अच्छी किताब बिकी है मेरी? बोले हाँ ये अच्छी किताब बिकी है, आपकी बेस्ट सेलर किताब है। मैंने कहा ये अगर ये बेस्ट सेलर है तो मुझे किताब नहीं लिखनी है, क्योंकि मैंने शौक में किताब लिखी और मैं चाहता हूं मैं किताबों से मेरी पहचान बने और लोग मेरी किताब को पढ़ें, मुझे जानें। जानते तो लोग मुझे वैसे भी हैं, लेकिन मैं बतौर लेखक जाना चाहता हूं। बोले लेकिन ये बहुत अच्छा बिका है, लेकिन यकीन मानिए वो बहुत ख़राब है। जिसको साहित्य की दुनिया में कहा जा रहा है बहुत अच्छी किताब है, जिसको हम बेस्ट सेलर कहते हैं, वो बहुत ख़राब नंबर हैं। मतलब किसी के घर का 10 दिन का राशन पानी भी नहीं आ सकता उससे। आप ये समझ लीजिए हिंदुस्तान में 10 दिन भी आप उससे नहीं खा पाएंगे। तो जब अब तब तक दूसरी किताब लिख चुका था, तो दूसरी किताब आ रही थी, तो मेरे मन में ये बड़ा धर्म संकट था, मैं करूं क्या इसका? क्या इसको भी उसी नंबर पे जाने दूं या उसको आगे बढ़ाऊं? तो मैंने कहा नहीं, इसके लिए कुछ तो करना पड़ेगा। तो मैंने 3 महीने दिए थे खुद को कि जिस दिन ये किताब लॉन्च होगी उसके बाद के 3 महीने तक मैं कुछ और नहीं करूंगा, मैं सिर्फ अपनी किताब की बात करूंगा। जो मुझे बुलाएगा मैं उसके पास जाऊंगा, जो मुझसे बात करना चाहेगा मैं उससे बात करूंगा, किसी को ना नहीं करूंगा। सारे दोस्तों के हाथ पांव पकड़ लूंगा, उनके पीछे पड़ जाऊंगा, उनसे कहूंगा मेरी किताब के ऊपर बात करो। मैंने फेसबुक पे आइडेंटिफाई किए 100 लोग कि वो 100 लोग कौन हैं जो पढ़ने लिखने की बात करते हैं,
उनको मैसेज भेज के उनसे उनके नंबर मंगवाए, एड्रेसेस मंगवाए, उनको किताबें भेजी कि पढ़ो। और मैं आपको बताता हूँ कि 2020 में नैना आई थी, नैना अब तक जितना बिकी है 3 महीने में पिशाच उससे दुगनी बिक चुकी है। ये सिर्फ इसलिए हुआ, मैंने हर बुक स्टोर को फ़ोन करके पब्लिशर से कहा मुझे एड्रेस भेजो, तुमने कहाँ कहाँ किताब भेजी है। मैंने सारे बुक स्टोर को फ़ोन किया कि आपके पास मेरी किताब आई है कि नहीं आई है। मैं एक बुक स्टोर पे गया था, वहाँ मैंने बाहर जाके देखा चेतन भगत का और कबीर बेदी का इतना बड़ा आदम का कटआउट लगा हुआ है, और सेम पब्लिशर का, मेरे ही पब्लिशर का। मैं वापस आया, मैंने एक तगड़ा सा मेल लिखा। मैंने कहा आप लोगों को क्या लगता है कबीर बेदी और चेतन भगत ही बिकेगा? मेरठ में, बरेली में, मुरादाबाद में, इंदौर में, गोरखपुर में क्या संजीव पालीवाल नहीं बिक सकता? मैंने इंश्योर किया और उन्होंने माना इस बात को। उन्होंने मेरे कटआउट भेजे बड़े बड़े। लखनऊ में यूनिवर्सल के बाहर कटआउट लगा हुआ है, इंदौर में रीडर्स पैराडाइज के बाहर अब संजीव पालीवाल का भी कटआउट लगा हुआ है। सो हिंदी के लेखक को ना खुद को असर्ट करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। मार्केट खत्म हो चुका है, ये मान लीजिए कि हिंदी में लोग पढ़ते नहीं हैं। सबको PDF चाहिए, मुफ्त के अंदर मिल जाए, मुफ्त की किताब मिल जाए कहीं से। लेकिन ऐसा भी नहीं है। अगर अच्छा कंटेंट है और उनको ये पता चलता है कि आपका कंटेंट अच्छा है, आपके बारे में लोग बात करते हैं, तो खरीदते हैं। सो नैना से और पिशाच में अगर नैना X थी तो 3 महीने में ये 2X हो चुकी है। सिर्फ इतना सा है कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी, बताना पड़ेगा, और वो फ़ायदा तब है जब कंटेंट में कुछ दम हो, तो ऊपर वाले की उससे हमारी यही कि दुआ वो है। कंटेंट जो है वो लोगों को पसंद आ गया, चल गया। नहीं, हमारी यही दुआ है। लेकिन कि एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा कि बहुत पहले एक फिल्म आई थी शोले, बहुत ज़्यादा मार्केटिंग नहीं थी, मार्केट ने उसको रिजेक्ट कर दिया था। उसके बाद वो फिल्म कहाँ चली गई सबको मालूम है। उसके बाद रमेश पी ने एक दूसरी फिल्म बनाई शान, और शान रिलीज करने के पहले जितनी ज़बरदस्त उसकी मार्केटिंग की थी उतनी ही बड़ी फ्लॉप वो फिल्म साबित हुई। तो कंटेंट इज़ द किंग। लेकिन जो बात संजीव ने कही, बड़ी खूबसूरत बेशर्मी के साथ आपको अपनी किताब तो बेचनी पड़ेगी। अगर आप किताब नहीं बेचेंगे तो आपका जो प्रकाशक वो भी नहीं कोशिश करता, क्योंकि उसके पास सैकड़ों किताबें हैं, उसके पास एक किताब थोड़ी, अरे सैकड़ों हिंदी किताब। किताब कोई खरीदता ही नहीं, उसको मालूम है, वो अंग्रेजी बेचेगा ना। एक किताब जितनी बेच लेता है, अब मैं क्या बताऊं यार, नंबर लेने में भी शर्म आती है। लेकिन एक मैंने पूछा एक अंग्रेजी के राइटर का, इसका प्रिंट ऑर्डर कितना है? तो उसने कहा 2.5 लाख। अब मुझे मालूम है मेरा प्रिंट ऑर्डर कितना है। तो अब मतलब ये जो फ़र्क समझिए, आप 2.5 लाख को घटा के 25,000 भी कर दीजिए, तो आप फ़र्क देख लीजिए ना। सो 2.5 लाख का प्रिंट ऑर्डर की वो चिंता करेगा या आपके 10,000 के प्रिंट ऑर्डर की वो चिंता करेगा? तो इसलिए इस पर फिर कभी चर्चा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया संजीव आकू जी और यतीन जी इस बातचीत में शामिल होने के लिए। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया आशुतोष जी, यतीन भाई, अकूज भाई और हमारे संजीव भाई। वाकई आप लोग जाइए, किताब लेके पढ़िएगा, ख़रीद के पढ़िएगा, तोहफे में किताबें आपको और कहीं मिल जाएंगी। तो एक छोटा सा हमारा एक मोमेंटो, हमारी यादगार, 10 साल हो गए हमारे जश्न अदब के। आपका जो उर्दू शुरू हुआ है सर,